आज हम लोग पढ़ेंगे तुर्क शासक। क्या पढ़ेंगे? तुर्क शासक। आप लोग ध्यान से सुनिए, वीडियो भी नियमित तरीके से देखिए, नियमित रूप से देखिए और घर पर किताब भी पढ़िए। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, सीख जाएंगे। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे वीडियो से लाभ ले सकें, पढ़ें और अपने शैक्षणिक स्तर में सुधार कर सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तुर्क शासक। भारत में अभी भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। आज से लगभग 950 वर्ष पहले दिल्ली जो है, वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली जो है, इसको तोमर वंश के शासक ने, एक तोमर वंश के शासनकाल के दौरान जो है दिल्ली एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। दिल्ली एक व्यापारिक केंद्र के रूप में क्या हुआ? विकसित हुआ। यहाँ पर वाणिज्य व्यापार होने लगे, व्यापारी लोग रहने लगे। आज से 950 वर्ष पहले तोमर वंश के शासनकाल में। उसके बाद क्या हुआ? लगभग 12वीं सदी के आसपास चौहानों ने, जो अजमेर के शासक थे, जो कहाँ के शासक थे? अजमेर के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के शासक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अजमेर को और दिल्ली को प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया। दिल्ली चौहानों के काल में धीरे धीरे प्रशासनिक क्षेत्र, प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित होता चला गया। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर तुर्क ने आक्रमण करना शुरू किया। जब तुर्कों ने आक्रमण करना शुरू किया तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में तराइन की युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में क्या हुआ? तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें गौरी हार गया पृथ्वीराज चौहान से। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान पुनः अपने हराने के बाद शासन कार्य में लग गया, लेकिन 1 साल बाद ही मोहम्मद गौरी फिर से तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया और पृथ्वीराज चौहान को इस बार हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को इस बार क्या किया? हरा दिया। और इस बार जब पृथ्वीराज चौहान हार गया, मोहम्मद गौरी हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को, तो मोहम्मद गौरी का अब क्या हुआ? शासन प्रारंभ हो गया। तब क्या हुआ? मोहम्मद गौरी का सेनापति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? मोहम्मद गौरी का 1206 ईस्वी में मौत हो गया। 1206 ईस्वी में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी का मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद उनके सेनापतियों ने मोहम्मद गौरी के राज को आपस में बांट लिया, जिसमें मोहम्मद गौरी के जो राज थे उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय राज पर शासन करने लगा और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का नींव रखा। किस वंश का नींव रखा? सबके मुंह से आवाज आना चाहिए। किस वंश का नींव रखा? गुलाम वंश का नींव रखा। मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का नींव रखा और शासन करने लगा। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया। वह मृत्यु जो हुआ वह आपको हुआ चोगो खेलते हुए, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का मौत हो गया। उसके बाद उसका पुत्र शासन संभाला, लेकिन वह उतना शक्तिशाली और बुद्धिमान नहीं था, जिसको हटा करके कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने दिल्ली का शासन अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शक्ति के साथ दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया और इन्होंने कई राजाओं को हरा करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इन्होंने 40
गुलामों का एक दल बनाया, जिसके बल पर इन्होंने अपने राज को काफी सुदृढ़ किया। या अपने पुत्र नसरुद्दीन को काफी मानता था, लेकिन उसकी मौत हो जाने के बाद अपने पुत्री रजिया सुल्ताना को शासक बनाया। अपने पुत्री रजिया सुल्ताना को शासक बनाया। अब जो है रजिया सुल्ताना पूरे दिल्ली सल्तनत में अकेली महिला शासिका थी, इसलिए रजिया सुल्ताना का महत्व इतिहास में काफी बढ़ जाता है। हालांकि उनका अंत बहुत ही दुखद हुआ। केथल में उसे कुछ हिंदुओं ने उनकी हत्या कर दी थी। क्योंकि मुसलमान किसी महिला को शासक के रूप में देखना नहीं चाह रहा था, इस वजह से मुस्लिम तुर्क गुलाम जो है उसका विरोध हो गया, जिस वजह से वह काफी कमजोर हो गई। और कमजोर होने की वजह से अपने सेना के द्वारा त्याग देने की वजह से वह भटकती रह गई और केथल में उनकी हत्या हो गई। उसके बाद गुलाम वंश का और शक्तिशाली शासक दूसरा जो था, उसका नाम था बलमन। क्या नाम था? बलमन भी जो है लोह और रक्त की नीति अपनाया। बलमन कौन सा नीति अपनाया? जो सबके मुंह से आवाज आया नहीं, बलमन कौन सा नीति अपनाया? लोह और रक्त की। कौन सा नीति अपनाया? लोह और रक्त की। इसके बाद उन्होंने अपने राज को काफी सुदृढ़ किया, मंगोलों का सामना किया। इस तरह से हम लोग देखते हैं गुलाम वंश का नींव 1206 में पड़ा और 1290 ईस्वी तक गुलाम शासकों ने भारत पर शासन किया। अंतिम गुलाम शासक केकुरबाद को हरा करके खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का नींव रखा। जलालुद्दीन खिलजी ने कौन सा वंश का नींव रखा? खिलजी वंश का नींव रखा। जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा, क्योंकि मुसलमान में अपने आपस में ही शादी होता है, उसका भतीजा जो था वह उनका दामाद भी था। उनको वह काफी मानता था, अलाउद्दीन खिलजी को। उनका दामाद का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्रूर शासक था। इन्होंने बाजार नीति को अपनाया। इन्होंने सभी विद्रोहियों को क्रूरतापूर्वक कुचल डाला। इसके समय में दिल्ली सल्तनत में कोई भी विद्रोह करने का हिम्मत नहीं जुटा पाता था। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंतिम शासक को मुबारक शाह खिलजी को हरा करके क्या हुआ? तुगलक वंश ने, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का नींव रखा। किस वंश का नींव रखा? तुगलक वंश का। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का नींव रखने के उपरांत अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना शुरू किया। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक बहुत विद्वान व्यक्ति था। वह बहुत दान पुण्य भी करता था, बहुत विद्वान भी था और उनके पास बड़ी बड़ी योजनाएं थी। लेकिन उन्होंने जो भी योजनाएं बनाया वो सारे के सारे विफल हो गया। अधिकांश योजना उनका विफल हो गया। उन्होंने 5 प्रयोग किया, 5 प्रयोग असफल हो गया। उनको पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किया उनका अपेक्षित परिणाम उसको नहीं मिल पाया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश का अनप्रसिद्ध शासक जो है उनका नाम था फिरोज। अब जो है फिरोज शाह तुगलक लिबरल था थोड़ा सा, लेकिन हिंदुओं के प्रति बहुत कठोर था। उन्होंने भी काफी मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को धर्मांतरित किया, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया। लेकिन उनका शासन थोड़ा सा लूंज पुंज रहा, दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। तब क्या हुआ? तुगलक वंश को भी पराजित करके सैयद वंश ने 1414 में सैयद वंश का नींव रखा। खिज्र का इसके प्रसिद्ध शासक हुए। 1451 ईस्वी में अंतिम सैयद शासक को पराजित करके बहलोल लोदी ने लोदी वंश का नींव रखा। किस वंश का नींव रखा? लोदी वंश का।
1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासन रहा। लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी हुआ, जिन्होंने आगरा नामक शहर का नींव रखा था। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित करके तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के नहीं सॉरी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब, कौन सा युद्ध में? अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करके बाबर मुगल वंश का नींव रखा। अब सोच सकते हो, मात्र 12,000 सैनिक के साथ में उन्होंने इब्राहिम लोधी के 1.25 लाख सैनिकों को हरा दिया। सोचो, 1.25 लाख सैनिक को मात्र 12,000 लोग हरा दिए। हालांकि इब्राहिम लोधी भी बहुत सारे युद्ध जीता था, लेकिन वो बाबर से हार गया। बाबर से वो क्या हुआ? इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में तुर्कों का शासन समाप्त होता है और यहां से मुगल वंश का नींव पड़ता है। यहां से किस वंश का नींव पड़ता है? मुगल वंश का। और मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। कौन था? अगले एपिसोड में आप लोगों को मुगल वंश के बारे में बताएंगे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की नींव गुलाम वंश का स्थापना के साथ हुआ। गुलाम वंश का नींव 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश के शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का नींव 1290 ईस्वी में रखा और 1290 से 1320 ईस्वी तक किसका शासन था? खिलजी वंश का शासन था। खिलजी वंश के अंतिम शासक को पराजित करके तुगलक वंश नींव रखा। गयासुद्दीन तुगलक वंश का 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का नींव पड़ा था। 1414 से 1451 तक इसका शासन रहा था। सैयद वंश के अंतिम शासक को पराजित करके बहलोल लोधी ने लोधी वंश का नींव रखा। इसका शासन 1451 से 1526 ईस्वी के बीच में रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।